नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद अब हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी परीक्षाओं का दौर चल रहा था। और हम लोग जो पुराने पाठ हैं जिनसे परीक्षा ली जानी थी, उन्हीं पाठों की पुनरावृत्ति कर रहे थे, उन्हें फिर से पढ़ रहे थे। और कुछ भाग छूट गया था, उसे भी हम पढ़ रहे थे। और कल भी मैंने जो आपको वीडियो भेजा था वो उसी का एक हिस्सा था, जिसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पिछला पाठ बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। और अब तक मैंने जो आप लोगों को व्याकरण पढ़ाया है वो भी आपने पढ़ लिया होगा, आप समझ लिए होंगे बच्चों। तो इस उम्मीद के साथ कि लगभग जितना भी मैंने पढ़ाया है आप उसकी कॉपी बना लिए होंगे और अभी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, आज हम ये नया पाठ शुरू करते हैं। और नया पाठ जो है बच्चों, उसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। और इसके जो लेखक हैं वे हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। जैसे आपने सुना होगा कि कभी मैं कहता हूँ कि ये कहानी है, फिर कभी मैं कहता हूँ कि ये निबंध है, फिर मैं कभी कहता हूँ कि ये संस्मरण है। फिर आपने सांवले सपनों की याद पढ़ा था, वो संस्मरण है, डायरी शैली में लिखा हुआ। प्रेमचंद की आपने कहानी पढ़ी, दो बैलों की कथा। ये जो है वो एकांकी है। अब सवाल ये उठता है कि सर एकांकी क्या होती है, किसे हम एकांकी कहते हैं। एकांकी मतलब होता है बच्चों एक अंक, उसे कहते हैं एकांकी। कि जब हम किसी एक दृश्य, किसी एक घटना पर लिखते हैं, छोटा नाटक लिखते हैं, नाटिका लिखते हैं आप कह सकते हैं, और उसमें किसी एक घटना पर, किसी एक पक्ष पर बातचीत होती है, उसे ही हम एकांकी कहते हैं। और वह घटनाक्रम एक ही अंक में समाप्त हो जाता है। जिस बात पर हम एकांकी बना रहे हैं वह एक ही किसी बात पर शुरू होती है और वह एक ही बात पर खत्म हो जाती है, और उससे हमें पर्याप्त सीख मिलती है। एकांकी बिल्कुल नाटक का छोटा भाई कह सकते हैं आप। नाटकों में कई अंक होते हैं, कई बार पर्दा गिरता है, कई बार दृश्य बदलते हैं, कई बार कथानक बदल जाता है, फिर काफ़ी लंबे समय तक नाटक चलता है, फिर उससे हम किसी निष्कर्ष पे भी पहुंचते हैं। लेकिन एकांकी आप कह सकते हैं कि एक छोटा नाटक है ना, बहुत ही छोटा नाटक, जिसमें हम एक बात करते हैं और अपनी बात को लोगों तक संप्रेषित करते हैं। यह है एकांकी। और रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है। समझ रहे हैं आप। इसमें संवाद है, इसमें कई पात्र हैं। मैंने पात्रों के नाम यहाँ लिखे हैं। गोपाल प्रसाद हैं, बुजुर्ग हैं। राम स्वरूप हैं, ये भी बुजुर्ग हैं। फिर शंकर नाम का एक लड़का है जो MBBS डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। फिर एक नौकर है जिसका नाम है रतन। उमा और प्रेमा घर की दो महिलाएं हैं। इसमें एक बच्ची है और एक बच्ची की माँ है। तो घर का एक दृश्य है, एक बैठक है, घर का एक कमरा है। बैठक ड्राइंग रूम आपके घरों में हुआ करता है ना, जहाँ पर आप अपने अतिथियों को बैठाते हैं, वैसा ही एक कमरा है, उसमें बातचीत हो रही है। और दृश्य ये है कि लड़की को देखने के लिए लड़का आया हुआ है अपने पिताजी के साथ। और क्या बातचीत हो रही है, वे लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, शादी होती है कि नहीं होती है, शादी तय होती है कि नहीं होती है, शादी तय करने की बातचीत हो रही है। शादी तय होने को कौन तोड़ता है, और इस एकांकी से हमें क्या संदेश मिलता है। बहुत ही दिलचस्प एकांकी है। ठीक है बच्चों, तो एकांकी शुरू करने से पहले मैं इस एकांकी का एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहता हूँ। बच्चों, क्या है कि समाज में, अभी तो आप बहुत छोटे हैं, कक्षा 9 में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि यदि आपके घर में कोई बहन है जो अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो अक्सर आपने भी एक शब्द सुना होगा, दहेज, है ना। उसके लिए जो लड़की पक्ष वाले हैं उन्हें बाध्य किया जाता है कि आप देखिए, हमें इतना पैसा दीजिए तब हमारा लड़का आपकी लड़की से शादी करेगा। ये एक मुद्दा हो गया।
दूसरी बात ये हो गई कि लड़की कितनी भी पढ़ लिख ले, बहुत योग्य हो, सर्वगुण से संपन्न हो, बहुत काबिल हो, लेकिन जब शादी तय होती है तो उसके गुणों को किनारे कर दिया जाता है। वहां पर लड़का प्रमुख हो जाता है। लड़का ऐसा है, लड़का वैसा है, लड़का ये पढ़ रहा है, लड़का इतना कमा रहा है, लड़का ऐसा कर रहा है, लड़का वैसा कर रहा है, लड़का न हुआ पता नहीं क्या हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। इस मुद्दे को भी इस एकांकी में उठाया गया है, बल्कि आप ये कहिए कि इसी मुद्दे पर आधारित है यह एकांकी, कि लड़का कैसा भी हो, लड़के के दुर्गुण की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। जब भी बात होती है तो लड़की देखने की बात होती है, लड़का देखने की बात नहीं होती है। लड़का आता है, लड़की पसंद करता है, उसे अगर लड़की पसंद है, और पसंद होने का जो जो पैमाना है वो क्या है कि लड़की जो है सुंदर होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, उसके जो अपने मापदंड हैं उसके हिसाब से लड़की होनी चाहिए। और लड़का चाहे जैसा हो, एक ही क्वालिटी है, कमाना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, नौकरीशुदा होना चाहिए। तो समाज ने ये एक जो परंपरा हमारे समाज में चल रही है, हमारा समाज आधुनिक होते हुए भी आधुनिक नहीं है। पता नहीं किस परंपरा को हम दहेज के रूप में ढो रहे हैं, और लड़का जो है वो लड़कियों को देखने जाकर कहीं ना कहीं उसका अपमान करता है। बड़े ही धड़ल्ले से लोग लड़की देखते हैं और कह देते हैं हमें पसंद नहीं आई। अरे भाई, लड़की नहीं किसी दुकान की कोई वस्तु हो गई कि हमें पसंद नहीं आई? तो ये तमाम बातें हैं बच्चों, समाज में। आप 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, मैं बहुत खुल के इस पे बात नहीं कर सकता, लेकिन आप इतना समझिए, जो आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है, उस लिहाज से इतना समझिए कि इस समाज में लड़कियों की योग्यता का सम्मान बहुत मुश्किल से होता है। हालांकि अब खुशी की बात है, अब समाज बहुत अच्छा हो रहा है। माँ बाप अपनी बच्चियों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को आजकल बहुत मानते हैं। जितना ध्यान वह लड़के को पढ़ाने में देते हैं, उतना ही ध्यान लड़कियों को पढ़ाने में देते हैं। तो कहीं न कहीं जब ये एकांकी लिखी गई थी, जब जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी को लिखा था, उस समय के समाज से आज का समाज बहुत सुधर गया है, बहुत ही अच्छा है। आज लड़कियां जो हैं अपने बारे में स्वयं निर्णय ले रही हैं। आज कोई लड़का नहीं कह सकता कि आज मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। लड़की कह सकती है कि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। और इस एकांकी में यही हुआ है कि लड़की अड़ जाती है और कहती है कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि लड़का इतने दुर्गुणों से भरा हुआ है कि लड़की जो है उसे देखकर भड़क जाती है और कहती है कि तुम मुझसे क्या शादी करोगे कि नहीं करोगे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो बहुत ही दिलचस्प है बच्चों। इस एकांकी को जब हम कक्षाओं में पढ़ते थे तो मैं बहुत सारे बच्चों को रोल कराता था, रोल प्ले कराता था। बच्चे जो हैं, कोई बच्चा गोपाल प्रसाद बनता था, कोई राम स्वरूप बनता था, कोई शंकर, कोई नौकर, कोई उमा और कोई प्रेमा बनती थी। और क्लास में बच्चे बहुत मजा लेते थे। लेकिन आज देखिए, मुझे ही इतने सारे रोल करने पड़ेंगे आपके सामने। तो मैं इसे पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है? अब देखिए, इसके शीर्षक पर हम बात करते हैं, रीढ़ की हड्डी। आप कहेंगे कि सर, अगर ये एकांकी सामाजिक समस्या पर आधारित है, अगर यह एकांकी लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव पर आधारित है, अगर यह एकांकी एक सामाजिक एकांकी है सर, तो फिर इसका नाम रीढ़ की हड्डी क्यों पड़ा? ऐसा लगता है जैसे कोई मेडिकल साइंस और चिकित्सा की बात हो रही है। रीढ़ की हड्डी क्यों इस एकांकी का नाम रखा गया? दरअसल बच्चों, इसे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस एकांकी का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों पड़ा। असल में बच्चों, रीढ़ की हड्डी मनुष्य की नैतिकता का बोध कराती है। जो रीढ़ की हड्डी है वो मनुष्य की नैतिकता का बोध कराती है। कहा जाता है कि जिस
व्यक्ति की नैतिकता जितनी मजबूत होगी उसके बारे में कहा जाएगा कि उस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है। मतलब वो आदमी झुकता नहीं है, वह आदमी कभी अनैतिक नहीं होता है ना। इसी के ठीक विपरीत जो आदमी अनैतिक होता है उसके बारे में कहा जाता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी तो झुकी हुई है। मतलब ये झुका हुआ आदमी है, ये गंदा आदमी है, ये अच्छा आदमी नहीं है ना। तो ये रीढ़ की हड्डी आप इसे एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कि जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जितनी ही मजबूत होगी उसे समझा जाएगा कि वो उतना ही नैतिक है। नहीं, इसके उल्टा समझिए कि जिस आदमी की नैतिकता जितनी ही मजबूत है उसे कहा जाता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है। मतलब रीढ़ की हड्डी मतलब मनुष्य की नैतिकता। तो जब आप इस एकांकी को पढ़ेंगे तो सबकी अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी है। इनकी भी गोपाल प्रसाद की अपनी नैतिकता है, अत्यंत ही दकियानूसी आदमी है, पुराने ख्यालों के, खराब ख्यालों के। पुराने ख्यालों के तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमारे दादा दादी सारे लोग बड़े अच्छे लोग थे, अच्छा ख्याल रखते थे। लेकिन गोपाल प्रसाद महिलाओं के प्रति अच्छी दृष्टि नहीं है इनकी। राम स्वरूप ये एक बेटी के पिता हैं, उमा के पिता हैं। उमा ही वह लड़की है जो कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। तो राम स्वरूप अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब समाज में उनको अपनी लड़की का ब्याह करना है, इसलिए वो समाज की बातों को मानते हैं। तो इनकी अपनी रीढ़ की हड्डी है, इनकी अपनी नैतिकता है। इसी तरह शंकर अत्यंत ही दुष्चरित्र और घटिया सोच वाला लड़का है। हालांकि वह डॉक्टरी पढ़ रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, लेकिन जो उसका चरित्र है वो बेहद गिरा हुआ है और वो अत्यंत मरियल और दुबला पतला और झुका हुआ लड़का है। उसकी शारीरिक संरचना भी अच्छी नहीं है, लेकिन वो उमा जैसी सुंदर लड़की को पसंद करने आया हुआ है। नौकर रतन ये एक हंसाने गुदगुदाने वाला चरित्र है जो बहुत कम आया है, शुरू में आया है और अंत में आया है, लेकिन हंसा के जाता है। उमा बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, बहुत ही अच्छी गुणवान लड़की है, इसका अपना नैतिक चरित्र है, इसकी अपनी रीढ़ की हड्डी है, बहुत ही विद्रोही है ना, समाज को आईना दिखाती है। प्रेमा उमा की माता जी हैं, बहुत ही कहना चाहिए कि घरेलू किस्म की महिलाएं हैं, बुद्धि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, जो कहा जाता है उतना ही समझती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती समझती, लेकिन एक अच्छी माँ है, अपनी बच्ची से प्यार करती हैं। और माने घरेलू जो महिलाएं जो जिस तरह का दिमाग बुद्धि हुआ करता है उसी तरह की एक सामान्य महिला है। तो इतने सारे लोग हैं, 4 और 2 6 लोग हैं इस एकांकी में, और इन 6 लोगों के बीच जो खिचड़ी पकती है वही है रीढ़ की हड्डी, वही पाठ है रीढ़ की हड्डी। तो अब आपको समझ में आ गया कि इस पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नैतिकता है, और नैतिकता मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप इतनी बातें समझ लिए होंगे। थोड़ा सा हम जगदीश चंद्र माथुर के बारे में जान लें। बहुत बड़े लेखक हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के, बहुत ही सम्मान प्राप्त है इन्हें। इनकी एकांकियाँ बहुत चर्चित हैं जिन्हें आप आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल तो जब आप रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे तो रीढ़ की हड्डी की जो भाषा है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। जगदीश चंद्र माथुर क्या हैं, जब आप इनकी एकांकी पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सभी किताब निकालिए, मैं पढ़ता हूँ। पाठ 3, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिस महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है ना। एक मंच है, मंच पर एक कमरा बना हुआ है, स्टेज पे ये नाटक हो रहा है। एक कमरा बना हुआ है, कमरे में एक महाशय जो है वो, उनकी उम्र जो है वही करीबन 55-56 साल की है, और उनकी लड़की बड़ी हो गई है, शादी ब्याह करने लायक हो गई है।
तो वो एक चौकी पकड़ के वो एक कमरे में आ रहे हैं और उनके आगे दूसरी तरफ से नौकर ने चौकी को पकड़ा हुआ है और दोनों लोग चौकी पकड़ के कमरे में आते हैं, माने कमरे को सजा रहे हैं, कोई आने वाला है। बाबू, बाबू मतलब बाबू राम स्वरूप, बाबू। अबे धीरे धीरे चल, अब तखत को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या, गधा कहीं का। बिछा दूं साहब? और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है और हंसता है, ही 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 ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। कलसा मतलब धातु के, किसी धातु के बड़े घड़े को कलसा कहा जाता है बच्चों। तो कहते हैं कि मैं कलसे से पानी निकालता था और लोटे की तरह नहा लेता था। ये तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, हाँ यों, बस, हाँ ठीक है। और सुन, बहू जी से जरा दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, और चद्दर भी जो कल धोबी के यहाँ से आई है वही। मतलब ये कि चद्दर वद्दर बिछाते हैं और नौकर को वो डांटते हैं कि तू चौकी उठाया है तो तू पसीना पसीना हो गया है, और मैं जब जवान था तो चौकी वोकी क्या चीज़ है, मैं तो घड़े से लोटे की तरह नहाया करता था। मतलब ऐसे उठाया और पूरे घड़े को ही ऐसे कर लेता था, इतना मेरे हाथ में ताकत था। फिर बोलते हैं कि जा दरी वरी ले आ, जा चद्दर ले आ जो कल धोबी के यहाँ से आई है। ठीक है, तो धोबी को वो धोती समझ लेता है। अब क्या हंगामा खड़ा करता है देखो। नौकर जाता है, आप लोग अपनी किताब से मिला रहे हैं ना, बहुत ध्यान से मिलाइएगा, एक एक पंक्ति से प्रश्न उठता है। जैसे लोटे से नहाता था कलसे की तरह, किसने किससे कहा? प्रश्न उठ गया। लोटे से नहाता था कलसे की तरह, किसने किससे कहा? लोटे से नहाता था खाली स्थान की तरह, कलसे की तरह, मग की तरह, जग की तरह, इनमें से कोई नहीं। इतने छोटे छोटे जगह से सवाल बनते हैं बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनिए। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं, सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। अब वो साफ सफाई कर रहे हैं, गुलदस्ता उलदस्ता साफ करते हैं, अचानक प्रेमा आती हैं। प्रेमा कौन? उनकी पत्नी है ना, जिनके बारे में मैं कह रहा था कि वो एक घरेलू महिला है। तो प्रेमा आती हैं, गंदुमी रंग है और छोटा कद है, छोटे कद की महिला है, थोड़ा गेहुआ कलर है उनका। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। जैसा बोल रही हैं वो, उससे लगता है कि कहीं बहुत व्यस्त हैं और झल्लाई हुई आई हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। नौकर क्या करने के लिए गया था? चद्दर और दरी लाने के लिए, जो धोबी के यहाँ से धुल के आई है। और अब जो है, जो प्रेमा है वो गुस्से में आ रही है और पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है। मतलब जरूर कुछ उल्टा सीधा बात जाके वहां बोला है वो। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब राम स्वरूप देखते हैं कि ये गुस्साई हुई हैं और नौकर जो है पीछे भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है, तो अपना काम साफ सफाई का छोड़ के कभी उसको देख रहे हैं, कभी नौकर को देख रहे हैं। क्या हुआ, काहे के लिए इतना गुस्साई हो? देखो प्रेमा क्या कहती हैं, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तो राम स्वरूप बोले, धोती? ये धोती कौन मांगा तुमसे? अब देखो बच्चों, नौकर जो है वो बदमाशी किया है। वो बोले कि धुली हुई चद्दर ले आ जो धोबी के यहां से आई है। तो वो जाके बोलता है कि धुली हुई धोती दीजिए, साहब मंगा रहे हैं। हो गया ना अर्थ का अनर्थ। राम स्वरूप बोले, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन, अपने नौकर को बोले कि यही तो कह रहा था कि साहब जो है वो धोती मांग रहे हैं। राम स्वरूप, क्यों बे?
रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? डांट मतलब ठेपी लगाना, रुई का कुछ ठूस देना। तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कि धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती हैं, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उसी में से एक चद्दर उठा ला। अब प्रेमा समझ गई और बताएं कि जा, वहां फला जगह पे रखा हुआ है, वहां से जाके एक धुली हुई चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? दरी के लिए भी बोले थे, अभी तो ये चद्दर के बारे में ही बात की। प्रेमा, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह तो पड़ी है दरी दरी। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। फिर नौकर को कहते हैं कि दरी, खुद दरी उठाते हैं और नौकर को बोलते हैं कि चद्दर तो ले ही आना, बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार भी ले आना, जल्दी जा। मतलब ये कि कुछ तैयारी हो रही है, दरी बिछ रहा है, धुले हुए पर्दे बिछाए जा रहे हैं, हारमोनियम और सितार बीबी जी के कमरे से मंगाया जा रहा है। मतलब इनकी बेटी के कमरे से हारमोनियम और सितार मंगवाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्ची है, जो लड़की है, वो हारमोनियम भी बजाती है और सितार भी बजाती है। मतलब बहुत गुणी लड़की है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रतन चला गया सामान लेने, अब राम स्वरूप और प्रेमा दोनों मिलकर दरी लेकर के बिछा रहे हैं कमरे में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों क्या चल रहा है? ठीक। प्रेमा प्रेमा कहती है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब देखो यहां पे समझ में आया, अब लड़की की चर्चा हो रही है कि लेकिन वो जो तुम्हारी बेटी है वो तो मुंह फुला के पड़ी है वहां पे। अब क्यों मुंह फुलाई है ये आगे स्पष्ट होगा। राम स्वरूप, मुंह फुलाए और तुम उसकी मां किस मर्ज की दवा हो? अरे वो मुंह फुलाई है तो तुम क्या कर रही हो? तुम किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं, वो लोग जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में आए हैं। कौन लोग? जिनसे शादी की बात, जिनके लड़के से शादी की बात चल रही है, जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। क्यों मेहनत बेकार जाने की बात हो रही है? कि उमा तो मुंह फुलाए बैठी है। मतलब ये अब सारी स्थिति साफ हो गई कि कुछ लोग उमा को देखने आने वाले हैं और उमा जो है इसे पसंद नहीं कर रही है कि कोई मुझे देखने आए। वो इस तरह की शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती है और मुंह फुला करके अपने कमरे में बैठी हुई है। और राम स्वरूप अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि जाके उसको समझाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल से वो लोग पकड़ में आए हैं शादी के लिए। समझो बेटा, लड़की के जो पिता हुआ करते हैं उन्हें हमेशा ये चिंता होती है कि मेरी लड़की की शादी किसी अच्छे जगह पे हो जाए, किसी अच्छे लड़के से हो जाए। इसलिए पिता जो हैं वो अपने रिश्तेदारियों में, दोस्तों के यहाँ अच्छे लड़कों की तलाश करते हैं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से ही शादी तय हो पाती है। बहुत रोड़े आते हैं बीच में, लेन देन, ये तमाम चीज़ें। अभी तो आप बहुत छोटे हैं, बड़े होंगे तब आपको समझ में आएगा। तो राम स्वरूप कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो लोग पकड़ में आए हैं, कहीं ये मुंह फुला के बैठी है, कहीं गड़बड़ मत हो जाए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं अगले वीडियो में जो सवाल आपके रहेंगे, सबसे पहले 5 मिनट में उन सवालों के उत्तर दे दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे तत्काल मुझे लिख दीजिए, है ना? संक्षेप में भी लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। नीचे कमेंट बॉक्स है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि कमेंट बॉक्स में लिखा जा सकता है। देखिए जहाँ वीडियो चल रहा है ना, नीचे लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन, वहाँ जा करके आप उसमें टाइप करके लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। और या तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, जो हमारे कक्षा का ग्रुप है ना, या मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। कहीं भी अगर इसमें परेशानी आ रही है मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ें।
तो जब वो बोलते हैं कि तुम किस मर्ज की दवा हो, जाओ उसको समझाओ, आखिर वो क्यों मुंह फुला के बैठी है, वो लोग बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं, तो प्रेमा भी झल्ला जाती है। क्या बोलती हैं? बोलती हैं तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई, तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर अपने सिर पे चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई वढ़ाई के जंजाल आते ही नहीं है। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या ये तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं। बहुत झल्लाती हैं प्रेमा, कहती हैं तो जो मुंह फुलाए बैठी है ना तुम्हारी लाडली, मेरा बस नहीं चलता उसके ऊपर, उसको तुम ही ने अपने सिर पे चढ़ा के रखा है। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे, उसको खूब पढ़ाए लिखाए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो लड़के वाले हैं बच्चों, वो ये चाहते हैं कि हमको पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब आप चौंक गए होंगे कि अरे ये कैसे लड़के वाले हैं कि पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। दरअसल उनका मानना ये है कि पढ़ी लिखी लड़कियां परिवार को खराब कर देती हैं। जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख करके और शादी करके और उसे ले आए हैं, वो बहुत होशियार होती हैं, खाली अपना पति देखती हैं और पूरे घर को तोड़ देती हैं। इसलिए पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना ठीक बात नहीं है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी करो। तो राम स्वरूप जो हैं वो झूठ बोले हैं, वो लड़के वालों से बोले हैं कि मेरी बेटी जो है बहुत कम पढ़ी लिखी है, जबकि राम स्वरूप ने अपनी बेटी को एमए बीए कराया है, संगीत सिखाया है, लेकिन वो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपा रहे हैं। तो जब प्रेमा कहती है ना कि तुम ही ने ना उसे अपने सिर पे चढ़ा रखा है, फिर कहती हैं हमारा ही जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती पढ़ ली, पहाड़ा पढ़ लिया, लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, पर्याप्त है, इतना ही पढ़ना चाहिए लड़की को। और फिर कहती हैं कि स्त्री सुबोधिनी पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। ये क्या है भैया स्त्री सुबोधिनी? एक किताब है बच्चों, स्त्री सुबोधिनी, मतलब उस किताब में लिखा गया है कि महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं को वो करना चाहिए, महिलाएं ऐसे अच्छी रहेंगी, महिलाएं वैसी अच्छी रहेंगी, तमाम बातें। तो वो कह रही हैं कि तुम ही ने इसे पढ़ा लिखा करके अपने सिर पे चढ़ा लिया है। राम स्वरूप बहुत सुनते रहे। प्रेमा जो है पकड़ करते रही। राम स्वरूप अचानक बोले, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, ग्रामोफोन बाजा? तो प्रेमा बोली क्यों? तो राम स्वरूप बोले दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब बंद कर लो, और एक ग्रामोफोन बाजा होता है परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड चालू हुआ तो रुकने का नाम नहीं। मतलब अपनी पत्नी को डांटते हैं कि देखो दो तरह का ग्रामोफोन बाजा होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे जब चाहो स्विच ऑन और ऑफ कर लो, और एक तुम्हारी तरह परमात्मा का बनाया हुआ ग्रामोफोन बाजा जो तुम हो, शुरू हो गई हो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हो। प्रेमा हटो भी, प्रेमा लजा जाती हैं। राम स्वरूप जो उनसे थोड़ा सा मजाक कर देते हैं। प्रेमा हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। तो प्रेमा जो है वो थोड़ा सा लजाती हैं और कहती हैं हटो भी, तुम हमेशा मजाक करते रहते हो जी, बहुत गंदे हो तुम, है ना। कहती हैं कि तुम्हें तो खाली ठठोली मतलब मजाक, ठठोली ही सूझती रहती है। ये तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। कहती है कि अरे अब वो लोग आ ही रहे होंगे, मेरे से मजाक कर रहे हो, जा करके उसको समझाओ। राम स्वरूप तो हुआ क्या आखिर में, क्यों मुंह लटकाए पड़ी हुई है? प्रेमा तुम्ही ने कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे ले आना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे तो मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया, पर उसे तो इन चीजों से न जाने कब की नफरत है।
मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। कह रही हैं कि ये जो लड़की है ये सज संवर नहीं रही है, इसको मैं पाउडर ऑर्डर दे के आई हूँ, वो कहती है मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे लड़की सुंदर नहीं दिखेगी तो कैसे काम चलेगा? पाउडर वाउडर नहीं लगाएगी तो कैसे होगा? देखो बच्चों कितना बड़ा व्यंग्य है। मतलब जगदीश चंद्र माथुर ये कहना चाहते हैं कि लड़कियों को हमने ये सिखा दिया है कि पाउडर वाउडर लगा के सुंदर बना करो। अब आप खुद देखिए, अपने आसपास देखिए, जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो जाती हैं सीधे धीरे 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 उनका मेकअप बढ़ता चला जाता है। तो वही काम जो है वो प्रेमा कर रही हैं। उमा के सामने पाउडर ऑर्डर रख के आ गई और उमा जो है उसको हटा दी, बोली उमा तो बहुत अच्छी लड़की है, वो हटा दी, बोली ये सबसे मुझे मतलब नहीं है, और आंचल में मुंह लपेट के रोने लगी और जाके लेट गई। तो राम स्वरूप कहते हैं न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल तो लड़कियों के सहारे ही पाउडर का कारोबार चलता है। सोचो, आजकल तो लड़कियों के सहारे ही पाउडर का दुकान चलता है। जगदीश चंद्र माथुर कह रहे हैं। अब आप लोग सोच लीजिए बच्चों कि आप लोग अपने पाउडर पे और अपने सेंट पे, और लड़के भी कम नहीं है, अपना वो डीओ और सब तमाम पर कितना पैसा खर्च करते हैं, सोचिए तो आप। मतलब कि एक पूरा फैशन का बाजार जो है वो फैशन करने वाले लोगों पर टिका हुआ है। अगर फैशन करने वाले लोग फैशन करना बंद कर दें तो एक बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो धिश हो जाएगा। पन्ना पलटिए। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में तो रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो कह रही है कि मैं तो पहले ही कही थी कि इंटर पास करा दो, बस 10वीं 11वीं पढ़ा दो, लड़की अपने हाथ में रहेगी। लेकिन तुम इतना पढ़ा दिए कि वो अपने हाथ से निकल गई। तुमने तो उसे अभी इतना बोल ही रही थी कि राम स्वरूप बोले चुप 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 चुप, क्यों तू उसके पढ़ने का नाम ले रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं राम स्वरूप? क्योंकि उन्होंने जो लड़के वाले हैं उनसे ये छुपाया है कि लड़की पढ़ी लिखी है। उन्होंने लड़के वालों से यही कहा है कि लड़की बिल्कुल नहीं पढ़ी है, 10वीं पास है, बस 10वीं 11वीं इंटर पास है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और इधर प्रेमा जो है कह रही कि तुमने तो उसे अभी कहने ही वाली थी, तब तक राम स्वरूप ने ना 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 ना, बिल्कुल भूल के भी अपने मुंह से उमा कितनी पढ़ी लिखी है बिल्कुल मत बोलो। नहीं, कहीं गलती से अगर दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कह के उन्होंने प्रेमा को चुप करा दिया कि बिल्कुल गलती से भी मुंह से मत निकालो कि उमा कितनी पढ़ी लिखी है, बिल्कुल भी नहीं। राम स्वरूप, अब देखिए पढ़ रहा हूं मैं। राम स्वरूप बात काट कर चुप 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 दरवाजे में झांकते हुए बाहर गए, और बाहर जाकर के झांके, कोई आ तो नहीं रहा है कि प्रेमा अभी जो है नाम ले रही है तुरंत कि तुमने लड़की को बहुत पढ़ा दिया, कहीं कोई सुन तो नहीं लिया। जाते हैं और दरवाजे के बाहर झांकते हैं और झांक करके वापस आते हैं और क्या बोलते हैं, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है, तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रखती हो, जो मन में आया बोलते चली जाती हो। कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र किसी और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, तुम तो अभी से सब बता दे रही हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। बिल्कुल चुप रहो तुम, कभी भी उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के कुछ मत बोलना। इतना जोर से राम स्वरूप जो है वो अपनी पत्नी को डांटते हैं कि भूल के भी मत बताना कि वो कितना पढ़ी लिखी है, नहीं तो शादी नहीं होगी। प्रेमा बोलती है, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो कि मुझे क्या करना है।
बस मुझे ये बता दो कि मुझे क्या करना है, गलती से भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। राम स्वरूप तो सुनो, बोलते हैं उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन सी ही बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। रतन बीच में आता है, आ गया रतन, इधर ला, बाजा नीचे रख ले। रतन क्या करने गया था? हारमोनियम और सितार लेने के लिए गया था। इस बीच में राम स्वरूप और उमा प्रेमा के बीच में बातचीत चल रही है। अब राम स्वरूप हारमोनियम और सितार लेकर के आ गया। आ गया रतन, इधर ला, इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। अब बाजा रखवा करके और चद्दर जो है वो बिछाने लगते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो अभी आया ही नहीं। मतलब देखो कि दो लोग आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए फल भी है, चाय भी है, नमकीन भी है, मिठाई भी है, बहुत सारा इंतजाम जो है राम स्वरूप किए हुए हैं, लेकिन क्या नहीं है? टोस्ट है लेकिन मक्खन नहीं है। अब देखो उसके लिए कैसे हंगामा मचता है। राम स्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं है। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहां काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे वो भी नहीं आया। अब राम स्वरूप बहुत गुस्साते हैं, पहले क्यों नहीं बताई कि मक्खन नहीं है? अब नौकर को मक्खन लाने के लिए भेजूं कि यहाँ काम कराऊं? ओह, तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। दफ्तर के चपरासी को बोला था कि आ जाना, लेकिन वो भी नहीं आया। बहुत नाराज होते हैं राम स्वरूप। अब बेचारी प्रेमा जो है मुंह लटका के खड़ी हो जाती है, अब मक्खन नहीं है, जबकि इतनी सारी चीजें हैं। सोचो, मिठाई है, फल है, चाय है, कॉफी है, नमकीन है, टोस्ट है, मक्खन नहीं है। इसके लिए इतनी गहमा गहमी। प्रेमा, यहां का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजार बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। तब बोलेंगे, अरे क्या हो गया, इतना काम नहीं है, मैं और तुम कर लेंगे, अभी उन लोग के आने में समय है, तुम रतन को भेज दो मक्खन लाने के लिए, बाकी अगर वो लोग आ भी जाएंगे तो चाय मैं पकड़ा दूंगी, मिठाई मैं पकड़ा दूंगी, बाजा सितार तो सब आ ही गया है, अब तो कोई काम नहीं है, भेज दो उसको। तो दोनों मिल करके रतन को मक्खन लाने के लिए भेज देते हैं। और रतन कहाँ गया? अब मक्खन लेने। ठीक, अब देखो, हाँ तो बोलती हैं दो ही लोग तो हैं आने वाले। हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, मतलब बहुत अच्छे से आएगी, ऐसा नहीं कि गुस्से में मुंह फुला के चली आई। उसको बोलो अच्छे से तैयार हो जाएगी, और लड़का देखने आएगा तो अच्छे से आएगी, क्योंकि उनको चिंता है कि वो मुंह फुला करके सोई हुई है। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अब यहाँ पर देखो, जो लड़के वाले हैं, यानी लड़के के जो पिता हैं गोपाल प्रसाद, वो वकील हैं, समाज सेवक हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, बड़ी इज्जत है उनकी, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन सोच कितनी छोटी है। इतनी छोटी सोच है कि कहते हैं कि पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी बहू घर को तबाह कर देगी। कैसी बहू चाहिए भाई? बहुत कम पढ़ी लिखी। बताइए, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं गोपाल प्रसाद, और इस तरह की बात कर रहे हैं। तो राम स्वरूप कहते हैं कि गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है इन लोग के ऊपर, लेकिन क्या करूं, लड़की की शादी करनी है। मतलब राम स्वरूप भी इनके ऊपर, राम स्वरूप भी गोपाल प्रसाद से खुश नहीं है,
लेकिन मैंने आपको बताया ना बच्चों कि लड़की का जो पिता है वो बहुत सारे समझौते करता है, हर तरह से लड़के वालों को खुश रखने की कोशिश करता है, हर तरह से उन्हें मनाने समझाने बुझाने का प्रयास करता है, और वही राम स्वरूप कर रहे हैं। तो प्रेमा पूछती है, बोलते हैं कि वो सभा वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, तो प्रेमा पूछती है और लड़का, लड़का क्या है? तो राम स्वरूप बोलते हैं बताया तो था तुम्हें लड़का क्या है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। कैसे भैया? बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, माने बाप से भी 2 हाथ आगे है। कैसे? बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, मैंने वो लड़का बीएससी करने के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में है। ये सारा मामला कहाँ का है बच्चों? लखनऊ शहर का है। ठीक है, लड़का जो है वो लखनऊ शहर में बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों को और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि दिमाग खराब हो जाता है। बोलते हैं कि लड़का बोलता है, जब मैं लड़के से पूछा कि भाई तुम खुद पढ़े लिखे हो तो पढ़ी लिखी बहू क्यों नहीं चाहते, तो लड़का बोलता है कि नौकरी की बात अलग है और घर का बात अलग है, शादी विवाह का बात अलग है, हमको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। और रामस्वरूप फिर गुस्साते हैं कि मतलब अपना है, नहीं तो इन लोगों को इतना डांटता कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाती। मतलब अपना है, मतलब कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है। रतन, जो अब तक दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था, दौड़ते हुए आया जल्दी जल्दी। बाबूजी बाबूजी, रतन जो है दरवाजे पे खड़ा है, देख रहा है कि कोई आ रहा है कि नहीं। बाबूजी बाबूजी, रामस्वरूप बोलते हैं क्या है? कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लेने के लिए? बहुत देर पहले उसको मक्खन लाने के लिए बोले थे, गया नहीं मक्खन लाने के लिए, सब चौपट कर दिया तूने। अबे उधर से नहीं, वो आगे वाले गेट से निकल रहा था तो रोकते हैं, अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा, अंदर के दरवाजे से। नौकर अंदर आता है और वो प्रेमा को कहते हैं, और तुम अब जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा ठीक ठाक ढंग से आएगी और थोड़ा गाना वाना भी गा देगी, बाजा वाजा मंगा दिया हूँ, गाना भी गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। अभी जो हारमोनियम नीचे रखा रहता है, उसकी जो साड़ी है वो उसी में अटक जाती है और फट जाती है, तो बहुत झुंझलाती है, ये बाजा भी नीचे रख गया है कमबख्त। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ पर दस्तक होती है, ठक 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 ठक। रामस्वरूप दरवाजा खोलते हैं और क्या कहते हैं, आइए 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 आइए, बहुत अच्छा आपके दर्शन हुए, आइए आइए गोपाल प्रसाद जी, आइए बैठिए, आइए शंकर बाबू, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। ये सब शुरू हो गया। तो बच्चों दो तीन और पंक्तियां हैं, उसको पढ़कर मैं आज की कक्षा समाप्त करूंगा। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, दोनों अंदर आते हैं। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, मतलब गोपाल प्रसाद और शंकर को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों बहुत ही चालाक हैं। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनके बोलने से, आवाज से लगता है, गोपाल प्रसाद के बोलने से, कि बहुत ही चतुर आदमी है। चालाक लोग जो होते हैं वो थोड़ा अलग तरह से बात करते हैं, एकदम चपर चपर चढ़ के बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है वो। तो आवाज से समझ में आता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। खीस निपोरने वाला नौजवान, खीस निपोरना किसको कहते हैं बच्चों?
जो नहीं हंसते हैं ही ही, उसी को कहते हैं खीस निपोरना। दांत दिखा के निपोर के हंसना जिसको नहीं बोलते हैं। मम्मी पापा से आप चर्चा करिएगा अपने घर में कि मम्मी पापा ये खीस निपोरना किसको कहते हैं। खीस निपोर के हंसना है ना, खिखिया के हंसना, माने मूर्खों की तरह हंसना, बिल्कुल हे करके। वैसा ही वो लड़का है, आया है अंदर में, एकदम खराब, दिखने में भी एकदम बेवकूफ जैसा, है ना। और आवाज पतली है, एकदम चाय चाय आवाज है उसकी, चिचियाहट जैसी। जैसे एक होती है कि पुरुष की आवाज थोड़ी भारी होती है, थोड़ी अच्छी होती है, मजबूत होती है, लेकिन उसकी आवाज एकदम पतली आवाज है, चिचियाहट, चोए चोए वाली आवाज है, खिसियाहट भरी हुई, और थोड़ा सा गुस्सैल भी है, झुंझला रहा है बार बार, ये ठीक नहीं, कहाँ बैठा दिए, झुंझला भी रहा है वो। ऐसा लड़का है वो। झुकी हुई कमर इनकी खासियत है, और कमर से वो लड़का थोड़ा झुका हुआ है, ऐसे यूं, ऐसे सीधा नहीं है। मतलब जो एक कहा जाता है ना कि एक अच्छा जो व्यक्तित्व होता है, आदमी ऐसे सीधा खड़ा रहता है, वो ऐसा नहीं है। एकदम कमजोर, दुबला पतला, मरियल, खीस निपोरने वाला, गुस्सैल। और वैसे ही उसके पिताजी अत्यंत चतुर, सयान, सुजान, एकदम चढ़कर बोलने वाले, और दोनों कमरे में आते हैं। राम स्वरूप दोनों का स्वागत करते हैं, दोनों बैठते हैं और बातचीत आगे बढ़ती है। तो बच्चों, क्यों न आज इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम सब ने पढ़ा कि ये जो पाठ है वो एकांकी है, और इसमें हमने राम स्वरूप के बारे में पढ़ा, हमने प्रेमा के व्यक्तित्व के बारे में देखा, हमने रतन को देखा, उनकी बातचीत को देखा। हम ये समझ रहे हैं कि एक लड़की का जो पिता होता है वो थोड़ा मजबूर होता है, उसे अपनी लड़की की शादी करनी है, और किसी भी तरह से वो अपनी लड़की की शादी, एक डॉक्टर लड़का है, उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। वो बड़ी मुश्किल से डॉक्टर लड़का खोजे हैं, डॉक्टर लड़का यूं ही तो मिलता नहीं है, तो वो अपनी बच्ची को कम आंकते हैं और डॉक्टर लड़के को ज्यादा सम्मान देते हैं, और चाहते हैं कि मेरी लड़की की शादी किसी भी तरह से उस लड़के से हो जाए, है ना। और उनकी जो जायज नाजायज मांग है, जो जायज नाजायज जो बातें हैं, सबको सहते हैं और सब के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बच्ची की शिक्षा भी छिपाने के लिए तैयार हैं। प्रेमा एक सामान्य महिला है, और वो जैसा राम स्वरूप कहते हैं वैसा मानती है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको एकांकी पसंद आई होगी बच्चों। आप इसे एक बार खुद भी पढ़िए। देखिए, खुद पढ़िए, खुद पढ़ना चाहिए, है ना। खुद पढ़िए तो और अच्छा समझ में आएगा, फिर अगली कक्षा में इससे आगे चलेंगे। नमस्कार।